भारत की राजनीति में विवादास्पद बयानों का सिलसिला नया नहीं है। 2019 के इस लोकसभा चुनाव में भी अभद्र और विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिनसे भारतीय राजनीति में गिरते स्तर का पता लगता है। सुप्रीम कोर्ट भी नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगा चुका है, लेकिन इसका असर नेताओं पर तो नहीं दिखता। हाल ही में यूपी में सपा के अक्सर विवादों में रहने वाले आजम खान ने एक रैली में भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके का जो है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब चुनाव आयोग हरकत में आया है। आजम खान पर तो अभी हालांकि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यूपी में 2 कद्दावर नेताओं पर चुनाव आयोग की कार्रवाई की गाज गिरी। ये नेता है मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर 48 और 72 घंटे की रोक लगा दी है। यह कार्रवाई आखिर किन बयानों के मद्देनजर आई है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले सुनिए बसपा प्रमुख मायावती का बयान जो उन्होंने दिया था। हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। और अब सुनते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा जिसको लेकर चुनाव आयोग ने उन पर सख्ती कसी। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। विवादित बोल को लेकर देश के चुनावी माहौल में नेताओं की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। प्रियंका गांधी को लेकर भी नेताओं ने विवादित बयान दिए थे, लेकिन सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को फटकार लगानी पड़ती है और उसी के बाद कुछ कार्रवाई नजर आती है। ऐसे में जनता जरूर ये सवाल करती है कि आदर्श आचार संहिता के कोई मायने नहीं है इन राजनेताओं के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जन टीवी, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं। हालांकि टिप्पणियां पहले भी होती रही हैं, लेकिन अमर्यादित कहें, ओछी कहें, सभ्य समाज जिसे सहन नहीं कर सकता, उस तरह की टिप्पणियां अब बाहर आ रही हैं। बात केवल एक दल की नहीं है, सभी तरफ से इसी तरह की बौछार की जा रही है। हमारे साथ आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हैं, कांग्रेस नेता अरुण शर्मा साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ सीनियर लीडर शील दाभाई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी टिप्पणियों में आप निर्देशित करें और नेताओं को ताकीद करें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। अब लेटेस्ट बात करें आजम खान की, जो समाजवादी पार्टी से रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, अजीत सिंह की पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन जयप्रदा वहीं से भाजपा प्रत्याशी है और उनके खिलाफ उन्होंने अंडरगारमेंट्स को लेकर के टिप्पणी की है। खैर, लेकिन बात यहीं पे नहीं है। इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने के बाद योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पे 3 दिन के लिए बैन लग गया है चुनाव प्रचार के लिए, और मायावती पर 2 दिन का। ये बजरंगबली और अली, इनको लेकर के काफी टिप्पणी की थी। उस वक्त भी लग रहा था कि बयानबाजी काफी चल रही है, लेकिन वे बयान कैसे कैसे कहां आए हम आपको इसी डिबेट के दौरान बताएंगे। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह के बयानों की कोई आवश्यकता है और एक सभ्य समाज क्या वास्तव में इसे सहन कर सकता है? सुषमा स्वराज ने कहा है कि ये रामपुर में चीरहरण है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और मुलायम सिंह यादव भीष्म पितामह की तरह खामोश बैठे हुए हैं। चलिए, मैं सबसे पहले कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, गठबंधन में आपकी पार्टी वहां समाजवादी पार्टी के साथ है और अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बयान बना हुआ है आजम खान का, किस तरह देखते हैं इसे? नहीं योगेंद्र जी, बयान किसी भी नेता की हो या किसी भी पार्टी की हो, बयान एक मर्यादा के अंदर होने चाहिए और मर्यादा के बयान ही ठीक रहते हैं। कोई व्यक्ति जब एक दूसरे को उकसाने की स्थिति पैदा करता है तब वह बयानों की स्थिति बदलती है। सवाल है कि जो आजम खान जी के लिए आप बोल रहे हो, आजम खान जी अपने जयप्रदा जी, इनकी आज की इनकी दुश्मनी नहीं देखी जाएगी। ये जब सपा में था तब भी इनकी स्थिति यही थी और आज ये गठबंधन के साथ में स्थिति इनकी दोनों की एक सी है। सवाल है कि दोनों नेताओं को अपना मर्यादा में रहकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती है और वो हमेशा मर्यादा पर विश्वास करती है। जी, लेकिन मर्यादा मायावती जी ने भी लांगी है, उनको भी 2 दिन के लिए कमीशन ने बैन किया कि आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगी कल से। देखिए योगेंद्र जी, चुनाव आयोग क्या फैसला करता है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर आज जिस देश के अंदर सबसे जो पहले चुनाव में इस प्रकार की बातें करने वाले थे, तब चुनाव आयोग को नहीं दिखा था कि इस प्रकार की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहन मायावती जी ने क्या कहा है? उन्होंने समाज को कहा कि भाई आपके समाज के लोग हमको वोट दो, तो हर पार्टी हर समाज के लोगों से कहती है वोट दो, तो इसमें कौन सी उन्होंने गलत बात बोल दी? क्योंकि चुनाव आयोग को एक आदमी को न करके उनको किसी न किसी कड़ी को जोड़ना था। उन्होंने बहन जी के कड़ी को जोड़कर योगी आदित्यनाथ, जिनके बयान आप खुद देख लीजिए, उनके बयान किस ढंग के आ रहे हैं। राजस्थान में भी आए थे, वो जितनी विधानसभा में गए थे ना, वहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी। और आज यही है कि जहां यूपी के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री योगी साहब हैं, आज वहां पे जहां जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हार सुनिश्चित है, क्योंकि उनकी सभ्यता है वो सब लांघ चुके हैं। चलिए, टिप्पणियों की बात की जाए तो जैसे जैसे मैं बीच बीच में मुझे कुछ यादें हैं वो मैं बताता चलूंगा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ओर से एक ऐसी टिप्पणी की गई थी और हाल ही में स्मृति ईरानी को लेकर के पीआरपी के एक नेता ने, जो उनके एमएलसी भी हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी बिंदी को लेकर के। तो बात यह है कि क्या वास्तव में इनकी कोई आवश्यकता होती है या फिर लाइमलाइट में बने रहे हैं, अपने आप को एकदम उसमें रखें कि हाँ देखिए ये कोई जैसे अक्सर कहा जाता है कि केवल बस चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है। मैं शील दाभाई जी के पास जाना चाहूंगा। शील जी, टिप्पणियों का दौर
चलता है, व्यंग भी चलते हैं, तंज भी कसे जाते हैं, लेकिन मर्यादाओं का ख्याल जिस तरह से होना चाहिए लोकतंत्र में इसका स्तर गिरता जा रहा है। और इसके लिए कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी का हाल यही है। योगेंद्र जी, ये जितने भी चुनाव हैं लोकतंत्र के पर्व के रूप में हम मनाते हैं और पर्व को पर्व के रूप में ही मनाना चाहिए। जैसे हम होली में बात करते हैं कि आप होली कीचड़ से ना खेलें, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनको पर्व में भी जो भाषा होनी चाहिए उस पर नियंत्रित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं बात करूं, राहुल गांधी की मैं बात करूं, सबसे जो ज्यादा जिस तरह से वो एक प्रधानमंत्री को चोर चोर कह रहे हैं, चौकीदार चोर है, जहां भी सभाओं में जाते हैं चोर चोर की बात करते हैं। सोनिया गांधी है, एक महिला है, वो भी इस तरह की टिप्पणी करती है, नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं खून का सौदागर है। प्रियंका गांधी जो एक महिला है, महिलाओं की तरफ से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वो भी कहती है कि नीच आदमी है। बड़ी शंकर अय्यर वो भी नीच बोलते हैं। प्रियंका गांधी ने नीच कब कहा प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल उन्होंने कहा था नीच किस्म की राजनीति है। ये तब मेरी बात सुनो, कब कहा? उन्होंने कहा प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। उन्होंने कहा मेरे शहीद पिता का ये अपमान है और ये नीच प्रकार की राजनीति है। ये शब्द प्रियंका गांधी ने कहे थे। नीच का नहीं बिल्कुल मेरे पास दो बातें हैं। आप जो कह रही हैं कि नीच किस्म की राजनीति और नीच किस्म मतलब नीचे स्तर की राजनीति, और दो बातें हैं। या प्रधानमंत्री पे सीधा, जैसे मणिशंकर अय्यर का मर्यादित बयान था जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन यहां एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कहा ना कि मैं आज, माफ करिएगा, थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शौकीन हूं, सबकी कुंडलियां मेरे पास में है। हाल ही की बात है जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था प्रियंका गांधी को, आपके केंद्रीय मंत्री जिनके कंधों पर कला संस्कृति टूरिज्म का भार है, महेश शर्मा साहब जो नोएडा से आते हैं, उनकी टिप्पणी थी कि पहले पप्पू और पप्पू की पप्पी। आप इसे उचित मानती हैं? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं मानती। मैंने हमेशा भी आपके तो ये सीनियर लीडर्स आंख मूंद के क्यों बैठे हुए हैं? अकेले मुलायम सिंह इस वक्त भीष्म पितामह नहीं बने हुए हैं। भीष्म पितामह हर पार्टी के अंदर वो दिग्गज नेता है जिन्होंने कभी ऐसे हालात देखे नहीं होंगे जो अब बनते जा रहे हैं। चले, मैं एक बार अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, मर्यादित टिप्पणी, व्यंग, तंज, ये हमने खूब देखे राजनीति में, बोलते भी हैं। इंदिरा गांधी का वक्त तो उनपे भी संजय गांधी और राजीव गांधी को लेकर के काफी तंज और टिप्पणियां की जाती थी, लेकिन ये नहीं था कि सामने वाले, टिप्पणी का अर्थ यह था कि वो उद्वेलित नहीं हो सकता, मुस्कुरा जरूर सकता है। ये हालात हमने राजनीति के देखे। लेकिन अभी का जो दौर है वो तो ऐसा है कि आप जैसे आज सीरियल्स पे कमेंट करते हैं लोग कि परिवार के लोगों के साथ में हम सीरियल नहीं देख सकते। आज बाप बेटा, बाप बेटी या घर के सदस्य किसी चुनावी सभा में नहीं जा सकते कि पता नहीं कौन नेता कब क्या बोल के अपना भाषण सुना देगा। ये हालात हमारे देश की राजनीति के बनते जा रहे हैं। जी, मैं सहमत हूं आपसे योगेंद्र जी। हालत बहुत खराब, जहरीले, विषाक्त, मतलब जहां किसी स्त्री के अंडरगारमेंट्स के जिक्र हों चुनावों की सभा में, या किसी को देशद्रोही कहा जाए, लगातार देशद्रोही कहने की परंपरा चलने के लिए हो। ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, मतलब अपने 20 एग्जाम्पल है। वैसे चुनाव आयोग को इस समय बहुत डिफिकल्ट काम कर रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है मैं कहूंगा, लेकिन हम राजनीतिक दलों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जनता को भी इसको ठीक से समझना चाहिए, और जो इतने विषाक्त लोग हैं उनका मतलब मानसिक स्थिति आपको समझ में आ सकती है। उनको जरूर सबक सिखाना चाहिए जनता को भी, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे राष्ट्र की भाषा नहीं है जो चल रही है इस समय। चुनाव आयोग ने अभी 1-2 कदम लिए हैं, जैसे मायावती जी को और योगी आदित्यनाथ जी को 3-3 दिन के लिए उन्होंने आज 3 दिन और 2 दिन 3 और 2 दिन के लिए रोका है। स्वागत योग्य है, लेकिन ये सिर्फ टोकन है। ये जिस स्केल पे हो रहा है योगेंद्र जी इस समय देश में, वो बड़ा चिंता का विषय है। अभी कल परसों भी गुजरात बीजेपी के चीफ ने फिर वही साहबजादे से जुड़ी हुई जो गाली है,
हराम जिसमें आता है, जिसको मुझे बोलने में भी दिक्कत आ रही है, वो उन्होंने कांग्रेसियों के लिए यूज की। और ये लगातार चल रहा है सिलसिला। एक आपने पप्पू की पप्पी याद दिलाई है अभी। एक 45-50 साल के आदमी को 2.5 साल तक लगातार आप दीवार में चिपकाए रखो, अपने संगठित सोशल मीडिया के प्रोग्रामों के जरिए पप्पू पप्पू कह के उसके चुटकुले बना के। हालांकि वो अलग बात है, आजकल कोई उनको पप्पू नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं कह रहे, लेकिन आप किसी भी चीज की गंभीरता को चुटकुलों में कन्वर्ट कर दो और पूरा एक जो डिस्कोर्स है उसको मुद्दे से हटा के, जहां आपको हिसाब देने का टाइम है, आपने 5 साल में जो उपलब्धियां की हैं उनकी लिस्ट देने का टाइम है, आप छद्म मुद्दे बनाकर और एक बिल्कुल जहरीला वातावरण देश में बनाकर कुछ हासिल करेंगे, इसकी मुझे कुछ उम्मीद नहीं। अगर आप जीत भी गए, आप हार तो पहले ही चुके हैं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आज हो रहा है उसमें साफ दिखाई देता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेटेस्ट आज दोपहर में भी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सैनी जी ने अशोक गहलोत जी के लिए कहा है, उन्होंने किसी कार्यकर्ता ने उनको नींबू हरी मिर्च की माला पहना दी थी। मैंने अभी वो टिप्पणी देखी है। वो कह रहे हैं न उनकी शक्ल अच्छी है न काम अच्छे हैं, उनको क्यों नींबू और मिर्ची की माला पहनाई है, उनको क्या नजर लगेगी। I mean, अगर ये स्तर है डिस्कोर्स का और कोई छोटा मोटा आदमी, गली का आदमी कहे तो समझ में आता है, अध्यक्ष जैसा आदमी जिसको खुद को भी अनुभव है लाइफ का, आईना हर घर में है, हर शख्स को सुबह देखना चाहिए मंजन करते वक्त, आप दूसरे के चेहरे मोहरे, मतलब कहां जा रहे हैं हम। मैं आपकी चिंता में शामिल हूं योगेंद्र जी। श्याम जी हमारे साथ हैं इस वक्त। श्याम जी, देश की राजनीति, यो तो हम कहें कि लोकतंत्र का पर्व है। बहुत अच्छी बात कही कि पर्व में एक होली भी होती है शीलदाबाई जी ने, लेकिन उसे रंगों के साथ खेलिए, कीचड़ के साथ नहीं खेलें। ये लोकतंत्र का पर्व है। हम इसे जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सभ्य समाज में ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो मान के चल रहा हूँ जिस प्रकार की आपत्तियां अब आयोग में की जा रही है, और आयोग, क्योंकि ये बात सही है, केवल नोटिस दे करके तक देने तक का उसको अधिकार है, उसको कोई ज्यादा पाबंदी 2 दिन लगा ले, 3 लगा, लेकिन आयोग के घोषित करना, मान्यता रद्द करना जैसे कदम उठाए जा सकते जी, राइट है, ये अधिकार है उनको, बिल्कुल। हाँ, वो बात एक अलग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है कि कल आप आइएगा, हम इस पर विचार करेंगे, और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी करके अवमानना के लिए कहा है कि आप 23 तारीख को आइएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को हर जगह दखल देना पड़ रहा है, किसके लिए? राजनीति में शुचिता लाने के लिए, जो काम पॉलिटिशियंस का खुद का है। राजनीति में शुचिता नहीं रही। अब आप देखिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी हो गए, उसके बाद पप्पू कह करके पुकारना, ये मेरे को नहीं लगता है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनकी गरिमा हो जाती है, क्योंकि आज भी ये मान के चलना कि वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तक वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो अलग बात थी, लेकिन अब अध्यक्ष होने के नाते से वो सीधे तौर पर ललकारते, कुछ कहते हैं, लेकिन उनको भी अपनी गरिमा तो रखनी ही पड़ेगी, चाहे मायावती हो, चाहे भले आपके सपा के आजम खान हो। ये सारी बातें, जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग और निम्न भाषा का प्रयोग जो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है, वो निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर सही नहीं माना जाना चाहिए। सभी राजनीतिक लोगों को अब अपनी शुचिता बनाने के लिए आगे आना चाहिए। वरिष्ठ लोगों को पहले पहल करनी चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति नहीं हो सकती। आप देखिएगा कि पहले भी चुनाव होते थे, चुनाव में ललकारते थे, लेकिन इस प्रकार की भाषाओं का उपयोग कभी नहीं हुआ। ये नहीं कहा जाता तक जिससे कि किसी को वो कहकर के पुकारा जाए कि भाई इससे उसके मन विचलित हो या कुछ ऐप शब्द का प्रयोग हो जाए। ये सारी चीजें जब राजनीति में जिस प्रकार का आप देखेगा कि वो ये अनैतिकता बढ़ी है, और राजनीतिक दलों में जब तक जो वरिष्ठता के आधार पर जिस प्रकार से लोग हुआ करते थे, जो कि ये कायम रखते थे कि राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अब वो सब चीज नहीं है। आज उस पर सोच विचार होता ही नहीं है। आप जो चाहे मर्जी आए वो कह देते हो,
और चुनाव आयोग बेबस होकर के कहता है कि हमको तो नोटिस जारी करने का अधिकार है, अगर वो नोटिस का जवाब दे देते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से स्टेप उठाया, मुझे लगता है कि कुछ और अधिकार सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी तरफ से दे सकता है और कह सकता है कि आप इसको रोकिए, और रोकने के लिए अगर आपको मान्यता रद्द करनी पड़े, यदि किसी के चुनाव को रद्द करना पड़े या कोई और कठोर निर्णय लेना पड़े तो लेना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक शुचिता बनाए रखने में चुनाव आयोग अगर आज संविधान को पूरा अधिकार उसको देकर के चुनाव कराने का अगर अधिकार दिया है तो उसको कार्रवाई करने का भी अधिकार है, लेकिन करता नहीं है। करता इसलिए नहीं है कि वो भी किसी तरह से राजनीतिक पार्टियों से बंधा हुआ है, या तो उसको स्वच्छता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे आरोप प्रत्यारोप लगते आए, अब राजनीतिक तौर पर चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से देने चाहिए और मिली भी है, अगर कार्रवाई करे तो कोई रोक नहीं सकता उसको। बिल्कुल, और उसको कमीशन के पास में वो तमाम अधिकार हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो वो लागू कर रहे हैं। वो चाहे तो किसी भी प्रत्याशी की ऐसे आधार पर मान्यता रद्द कर सकते हैं, उसकी जो नॉमिनेशन है उसे खारिज कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, इलेक्शन के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए उन्हें बैन किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वो कठोर कदम, मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए कई बार ये बात कही जाती है कि कुछ नजीर पेश करनी होगी भविष्य के लिए। अब वक्त है कि इस तरह की ओछी भाषाओं पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे ध्यान है कि कुछ इस तरह की और भी भद्दी टिप्पणियां सामने आई थी। स्मृति ईरानी को लेकर के भी टिप्पणी आई। स्मृति ईरानी को लेकर के एक पीआरपी के एक नेता ने कहा कि जितने हस्बैंड बदलती हैं उतनी बिंदी मोटी होती चली जाती है। ये मुझे लगता है कि इस तरह की कोई उम्मीद कर सकता है कि किस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और उसके बावजूद तमाम पार्टियां महिलाओं को बराबरी के हक की बात कर रही हैं। ये देखिए सबसे रोचक बात, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, 33% आरक्षण को हम लागू करवाएंगे लोकसभा विधानसभा में, नौकरियों में 33% महिलाओं को लेकर के आएंगे। बीजेपी बराबरी के दर्जे की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनको न्याय मिल सके इस क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे, लेकिन नेताओं पे किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लगाएंगे कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करें। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। बराबरी के दर्जे की बात की जा रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात भी की जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं कहने के लिए, लेकिन हमारे आचरण में बदलाव नहीं करेंगे। ये कोई नहीं कहता है कि किसी पार्टी के नेता ने अगर कोई भद्दी टिप्पणी किसी महिला के लिए की है उस पर कोई एक्शन ले सके। मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा कि किसी दूसरी पार्टी की महिला के लिए अगर किसी ने कोई टिप्पणी की हो। अब मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि कुछ ऐसे वो हालात पिछले दिनों सोनिया गांधी को लेकर के एक इनडायरेक्टली टिप्पणी आई बीजेपी के एक शीर्ष लीडरशिप की ओर से कि ये पैसा योजनाओं का किस विधवा के खाते में जा रहा था। ये बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया। तो मुझे लगता है कि मर्यादाओं का ख्याल हर राजनीतिक दल को रखना चाहिए। केवल इसमें एक ही पार्टी ने उसको हम दोषी ठहरा दें कि कांग्रेस में ये बोलते हैं, समाजवादी पार्टी में बोलती हैं कि मायावती ऐसा बोलती हैं। कितना आप लोग बराबरी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, और हालात ये हैं कि महिलाओं के सम्मान में दो शब्द कहे नहीं जाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो महिलाओं को पूरा सम्मान देने का प्रयास किया है। चाहे संगठन की बात हो उसमें भी 33% दिया है, और अभी आपने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिस पर कार्रवाई की किया है आपने। अभी मैं आपको यूपी का आप संतुष्ट हो क्या राजस्थान से? नहीं, मैं चलिए वो तय। मैं एक कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। उन्होंने शशि थरूर की, उस वक्त तो खैर वाइफ ही होंगी, 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने कहा था उस समय जो टिप्पणी की थी, ये केवल एक आजम खान। मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़प्पन हमें ओछी राजनीति में, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी ने अडवाणी के लात मार के नीचे कर दिया। ये कम से कम सभी राजनीतिक दलों में उस जगह से ऐसी बयानबाजी हो। गंगा में गंदगी आ रही है लेकिन वो शहरों की आ रही है। अगर हिमालय से गंदगी अगर गंगा की बहना शुरू होगी तो पवित्र नहीं कहलाएगी। पवित्र इसी वजह से कहलाती है कि गंगा जहां से उद्गम है, जिस जगह से बहुत पवित्र है, वहां से ये तो बाद में अगर अब गंदगी उसमें मिला रहे हो तो ये मानवीयता का एक तरह से कहें कि अपराध है। वही अगर शीर्ष लीडरशिप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राहुल गांधी हो, अगर उनके श्रीमुख से अगर इस तरह के शब्दों के बाण निकलेंगे
तो उम्मीद कैसे की जा सकती है कि राजनीति की शुचिता बनी रहेगी? आपसे जवाब लूंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम चुनावी मुद्दों से जुड़ी एक अहम टिप्पणी को लेकर सीकर रोड पे कर रहे हैं। और चले अब हम चलते हैं हमारे खास मुद्दे अमर्यादित टिप्पणियों पर। नेताओं के बोल चुनावी खेल में किस तरह से बिगड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा शील दाभाई जी के पास में। शील जी, हर पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट अपने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। सरकार योजनाओं की भी बात करती है, जब भी बजट आता है तो भी करते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो महिलाओं को तब मिले कि एक समाज में से एक नजरिया तो बदले कि कैसा सभ्य समाज है, कि महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक नजरिया है नेताओं का। कैसे भरोसा किया जाएगा कि महिलाओं के सम्मान की बात भी की जाएगी आगे? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, जहां तक महिलाओं की बात है, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, आप देखिए विदेश मंत्री देख लीजिए, आप सेना के हेड के बारे में देख लीजिए, सीतारमन को देख लीजिए, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, मेनका गांधी को देख लीजिए। इन सबको जिस तरह से लोगों के सामने ये बताने का प्रयास किया है कि हम इतने महत्वपूर्ण महकमे जिन पे भारत की पूरी सारी व्यवस्थाएं डिपेंड कर रही हैं, ऐसे पोर्टफोलियो हमने दिए हैं। ये यही दिखाने के लिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। और बात दूसरी, जब भी हमारे कोई प्रशिक्षण शिविर होते हैं या जब भी कोई मीटिंग होती है, हमेशा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। मैं आपको यूपी की एक घटना याद दिलाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मायावती जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, तो उसको तुरंत रूप से बर्खास्त कर दिया गया था। और जो भी गाय बजाए, जिस तरह से कभी किसी एमपी के या एमएलए या मंत्री के कोई इस तरह के बयान आते हैं, तो हमेशा ही अंदर खाने उनको उस पर। लेकिन शील जी, पत्नी को टिकट दिया जाता है, शील जी उसकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है विधानसभा का, उस आदमी को आपने निकालने की बात बोलते हो, मंत्री बनाया। नहीं, और उसकी पत्नी को फिर मंत्री बना दिया आपने। तो ये कौन सी बात होगी? पत्नी तो आपने आप तो पति अलग है, आप अच्छा चलो ये बोलो ना आप, तो बीजेपी का सिद्धांत है ना, और पति अलग और पति अलग। नहीं, आप कुछ करते हो तो आपकी नहीं होगी या बच्चे भुगतेंगे उसको। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने इंडिपेंडेंट है, उनका समाज में क्या रहन सहन है, क्या। आपके 4 ही मंत्री है क्या? प्रधानमंत्री जी विदेश गए, विदेश मंत्री जी को ले गए थे क्या आज तक? क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ले गए? चलिए 5 साल से बीमार है, 5 साल से। बिल्कुल, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। वो माफी चाहूंगा मैं। देखिए, हम क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे, हम वापस मुद्दे पे लौटें। तो शील जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने पार्टी की उपलब्धियां गिना रही हैं और टिप्पणी की जब बात आती है तो सामने वाले की कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक महिला नेत्री हैं, आप हमारे बीच बैठी हुई अकेली महिला हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, क्योंकि मुझे तो उचित नहीं लग रहा। बहुत सारे दर्शक हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही मुद्दा जन टीवी ने चुना है और ये देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह के बिगड़े बोल तमाम, मैं समय कम है, कुछ लोग जो ट्विटर से मैसेज डाल रहे हैं हमें कि ये फला पार्टी के शीर्ष नेता ने ये किया, उसने ये कहा, उसने ये कहा। मुझे लगता है कि बहुत ही ओछापन राजनीति का आ रहा है, इसे सुधारा जाना चाहिए। केवल ये नहीं कि देखिए सामने वाले के ऐसा हो रहा था, हमारे यहां पे नहीं हो रहा। हम एक एक को बता भी सकते हैं कि किसने किस समय कब क्या कहा। योगेंद्र जी, मैं स्वयं भी एक महिला होने के नाते इस बात में कभी भी इत्तेफाक नहीं रखती कि महिला, चाहे वो एमएलए हो, सरपंच हो या प्रधान, कोई भी हो, उस पर कोई भी नेता ही नहीं या कार्यकर्ता ही नहीं, किसी की अभद्र व्यवहार या अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मैंने अभी जैसे इन्होंने कहा था तो मैंने उस पर डिसएग्री किया, जो पप्पी की जो बात ये कह रहे हैं, मैंने डिसएग्री किया कि किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भविष्य में भी अगर कोई भी दल हो,
वो उनमें अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो ये सब बेमानी है। जब तक इस देश की महिलाओं को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, तब तक कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। और इसमें जो राजनीति में विशेषकर मैं कहना चाहती हूं कि राजनीति में जब तक 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरुष मानसिकता आज भी ऐसी है कि महिलाएं स्वतः निर्णय नहीं ले सकती। आज भी अगर उनको टिकट की बात आती है तो पुरुष वर्ग उनका विरोध करता है। जब तक बराबर के टिकट उनको नहीं मिलेंगे, 50% छोड़िए 33% भी उनको टिकट नहीं दिए जाते हैं और उनको विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में बोलने का हक नहीं दिया जाता है, तो समाज की महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में अपनी बात उठा सकें या आर्थिक क्षेत्र में संख्या कम हो सकती है शील जी, बाकी पार्लियामेंट में तो तमाम अधिकार एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कोई भी होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अगर वहां पे मुख्यमंत्री बैठे हैं एमएलए के नाते, उनको भी वही अधिकार है जो एक साधारण वहां जो विधायक बैठा हुआ है उसको भी। इसी तरह से प्रधानमंत्री को भी जो अधिकार, प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार हो सकते हैं कि लीडर ऑफ हाउस हैं, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उतने अधिकार हैं जो एक महिला को अधिकार तो है, लेकिन यहां अधिकार के लिए संख्या बल बढ़ाई और ताकि आप वहां भी उनके खिलाफ अवैध टिप्पणी होती है। योगेन जी, कोई भी एमपी किसी भी महिला के लिए कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, ये हाउस की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है जिसे डिलीट करवाया जाता है, लेकिन स्पीकर या फ्लोर मैनेजमेंट में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सचेतक हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक मर्यादित क्योंकि पूरा देश देखता है पार्लियामेंट की पूरी डिबेट को, किस तरह के वहां पे चर्चाएं चल रही हैं, किन मुद्दों पर क्या हो रहा है। नहीं, अभी जैसे स्मृति ईरानी के लिए, मालिनी के लिए नाचने वाली शब्द यूज किए, जयप्रदा के लिए नाचने वाली शब्द यूज किए और जया बच्चन के लिए ऐसे तरह के शब्द वो वहां पर पार्लियामेंट में ही हुए हैं। ये जिस तरह की टिप्पणियां आती हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो वही कह रहे हैं कि पार्टियों में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने एक बात कही कि वो मायावती को लेकर के जिस तरह का एक आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी ने किया और उसको बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद में उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। चलिए, वो सब एक अलग इश्यू हो सकते हैं कि कार्रवाई की आप लोगों ने एक मैसेज देने के लिए, लेकिन ये कार्रवाई केवल एक महज साधारण कार्यकर्ता पे क्यों? अगर ऊपर के स्तर पे भी कोई कुछ इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं तो उन्हें भी तो बोला जाना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। कभी मुझे नहीं लगता कि किसी को नोटिस भी सर्व किया जाता है। नहीं योगेन जी, मैंने पहले जैसा बताया कि अंदर जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात होती है, तो हमें स्पष्ट निर्देश दिया जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव की ठीक पहले की बात है, श्याम जी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, आपके बाड़मेर से अभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा फांसी लगा देना चाहिए उनको। आपकी पार्टी के नेताओं से सबसे पूछा गया, प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर परनामी थे, कहा कि किस हालात में दिया, कैसे दिया, मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है, मैं देखूंगा, उसको दिखवाएंगे। तो दौर शुरू यहीं से होता है, क्योंकि वकील तैयार हो जाते हैं उस मामले के लिए कि पैरोकार तैयार हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो कहना चाहिए था कि हम उस वीडियो, जब वीडियो मीडिया में वायरल हो रहा है, चल रहा है, और उसके बावजूद भी आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किस हालात में, किन परिस्थितियों में ऐसा कहा गया, ये देखेंगे। नहीं देखें योगेन जी, आप भी जान रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बात को कैसे तोड़ मड़ोड़ के और किसके मुंह से कहा, किस चैनल्स में समय दिखाई दिया है। ये तो आपने नोटिस तक सर्व नहीं किया उनको। राहुल गांधी ने अगर अडवाणी जी के लिए कहा कि नरेंद्र मोदी ने लात मारी, मीडिया ने तमाम चीजों को दिखाया गया और उचित नहीं माना किसी ने भी देश में। ये तो ये कार्रवाई अगर ऊपर के स्तर पे इस तरह के हालात रहेंगे कि ऊपर से नेता ने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। विष्णु कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मैनिफेस्टो हालांकि आपके यहाँ तो कोई परंपरा नहीं है कि जारी किया जाता है, लेकिन महिलाओं के बराबरी की बात तो की जाती है, लेकिन शब्दों में जिस तरह की बातें सामने आती हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है कि नीयत साफ होगी राजनीतिक दलों की। देखिए योगेंद्र जी 2014 के चुनाव में देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने वर्तमान प्रधानमंत्री को किन शब्दों से उनको, किस शब्दों के साथ उनके लिए बोला गया। जब पार्टी के अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जब उनके शब्द ही अच्छे नहीं निकल सकते, तब इनके ही मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं जिनके शब्द अच्छे नहीं निकल सकते। इन्हीं की मंत्री है स्मृति ईरानी जी, गोवा में जाके एक मॉल में बोलती है, वो खुद बोलती है, कोई नहीं बोला है,
उन्होंने खुद ने बोला है कि मेरी फोटो ली गई है। तो अगर इस प्रकार की बातें करके अमर्यादा की बातें कौन ने शुरू की? अरे शुरू कहां से हुई? अगर ये बातें पहले दिन रुक जाती ना तो आज आपके हमारे सामने विषय नहीं होता, मगर आज ये विषय आ गया है। तो मैं कहूं दल कोई सा भी हो, बहुजन समाज पार्टी कभी अमर्यादित भाषा के लिए किसी प्रकार से तैयार नहीं है और हमेशा उसका विरोध करती है। चलिए, लेकिन मायावती जी ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की, इस वजह से तो उन पर एक तो नजीर हो गई है तो कि बैन भी लग सकता है, उनके चुनाव प्रचार पे बैन किया गया है। तो टिप्पणियों का तो ध्यान उनको भी रखना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए योगेंद्र जी, फिर यही बात आ गई है, चुनाव आयोग क्योंकि फैसला एक पे नहीं कर सकता था, उसके पास कोई इलाज नहीं था। मायावती ने क्या कहा बता दो, आप क्या कहा बता दिए, सुना दीजिए सब हिंदुस्तान की जनता को। मायावती ने कहा मुसलमान अपना वोट खराब नहीं करे, यही तो कहा। तो क्या हिंदुस्तान में क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती कि जो मोदी जी को वोट देगा वो हिंदू है? हम क्या देश में हम देशद्रोही है क्या? इस प्रकार की भाषा क्यों बोलते हैं? एक देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है ना, उसके बाद जब मैंने 11 खिलाड़ियों को कप्तानी अवार्ड बोलेगा ना, तो फिर 11 खिलाड़ी 10 खिलाड़ी बोलने में तकलीफ नहीं है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को मर्यादा की ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद समस्त दल अपनी मर्यादाओं के अंदर रहेंगे। ये बात निश्चित है। अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, मैनिफेस्टो में 33% आरक्षण की बात की गई है और भी महिलाओं के उत्थान सशक्तिकरण उसकी बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल ये बात कहता है। लेकिन भाषा और केवल ये बात, जो भाषा की शैली, हमारा एजेंडा आज यही था कि टिप्पणियां किस किस तरह की हो रही हैं, हम उन सबको आज लाना चाह रहे थे। बात केवल यहां महिलाओं की बात नहीं है, दूसरे नेताओं के लिए भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही एक विचारणीय विषय है और इस पे चर्चा वास्तव में राजनीतिक दलों को भी इंटरनली करनी चाहिए कि अब तो घिन आने लग गई कि जिस तरह के भाषणों में शब्दों का प्रयोग होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी स्तर पे मुझे नहीं लगता कि कोई कहता होगा सामने वाले ने क्या कहा, उसका ऑपरेशन में हम जरूर जुट जाते हैं कि उसने ये कहा तो उसका काउंटर में ये आज देना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि ये जो मर्यादाहीन भाषा का डिस्कोर्स है, उसका नेतृत्व इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसमें मुझे तो कोई शंका नहीं है। ये खेल उन्होंने शुरू किया है, इस खेल के वो एक्सपर्ट हैं। अभी हमने जो सब्जेक्ट छुए हैं वो महिला संबंधित हैं, आपने देखे होंगे, ये देखे हैं। लेकिन आप देखिए पूरी की पूरी पार्टी को, मैं इसे दुस्साहस कहूंगा और हम इतना विग्रसली इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी को ये हर तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में भी, अदरवाइज भी, कि ये प्रो पाकिस्तानी पार्टी है, ये पाकिस्तान के पैरोकार हैं, ये पाकिस्तान के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र में ले आए हैं। आपने देखा होगा इन 5 सालों में नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व जैसे आदमी को, इंदिरा जी को, किसको ये बीच में नहीं लाए हैं बिना ये समझे हुए कि उन महान व्यक्तित्वों के सामने ये बहुत बोने हैं। इतिहास बताएगा इनको कि ये कुछ नहीं कर पाए। 5 साल में इतनी मजबूत सरकार ने आखिर इस देश को दिया क्या है? आप लगातार लोगों को देशद्रोही बताते हो, भ्रष्ट बताते हो। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री लेवल का आदमी कह रहा हो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का बनाया हुआ घोषणा पत्र है। मुझे आज योगेंद्र जी इस बहस में बता दीजिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? क्या किसी कोर्ट ने साबित कर दिया है कि उस दिन जेएनयू में जो नारे लगे थे वो सही थे? मैंने तो ये सुना है कि जीटीवी ने जो दिखाया वीडियो वो माफ था, उसमें वो नारे लगे ही नहीं हैं। कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, बेगूसराय से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो अब तक देशद्रोह में फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए था। कहीं सुनी बातों से जिनका भी फैसला नहीं हुआ है, आप उसको लिंक करके किसी इतनी पुरानी पार्टी को, दुनिया की, आप कहो ये पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। अरे पाकिस्तान हमारे साथ 70 साल से हमारा पड़ोसी है, हमने उसको हमेशा जगह पे बैठा के रखा है, 4-4 युद्ध हमने जीते हैं। आप ये स्ट्राइक करवा के
चीफ मिनिस्टर की हिम्मत यह है कि भारतीय सेना को मोदी की सेना कह रहा हो, ये क्या मर्यादाहीनता नहीं है? अब चुनाव आयोग वो मुश्किल काम कर रहा है। उनने आदित्यनाथ जी को कहा है भाई साहब आप 3 दिन नहीं बोलेंगे, वो आदतन है, वो अगर नहीं बोलेंगे तो और क्या करेंगे, उनको कुछ आता ही नहीं है करना। जिस दिन उनको कहा गया, रोका गया भाई ये गंदी बात ऐसे मत करना, उसके तीसरे दिन उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया कि ये अगर अली के भरोसे हैं तो हम बजरंग बली के भरोसे हैं। वो थोड़ी मानेंगे यार, कहने से थोड़ी मानेंगे। बाकी जहां तक चुनाव आयोग कमजोर है, सिर्फ वार्निंग देता है, मैं नहीं एग्री करता हूं। टीएन शेषान ने आपको 15-20 साल पहले ही समझा दिया था कि कितना ताकतवर है ये। आपके रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, आप में इंसाफ और न्याय करने की ताकत होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। आपको संविधान ने पूरी ताकतें दी हुई। तो ये डिस्कोर्स किसने शुरू किया है? कौन? आप सेना को मना करने के बावजूद, चुनाव आयोग ने स्पष्ट मना किया है, चुनाव के दौरान आप सेना का उपयोग नहीं करेंगे। आपने कल परसों प्रधानमंत्री को सुना है, वो कह रहे हैं हमने ओआरएस स्कीम लागू की है, हम क्यों नहीं सेना, हाँ हम क्यों नहीं सेना का नाम लेंगे? क्या कीमत है उसकी? ये कीमत है उसकी जो आपने दी है और आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इनको बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। ये गजब की चुनौती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी जो टिप्पणियां की अभी लालकृष्ण आडवाणी को लेकर की कि उनको लात मार के नीचे गिरा दिया, ये सब चीजें राहुल गांधी ने कहां से देखा? कि अगर मोदी ऐसा कह रहे हैं तो कांग्रेस भी वैसा ही करेगी, अगर मायावती कह रही हैं ऐसा तो दूसरा भी वैसा ही करेगा। तो ये कहीं कोई बात नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे अगर एक तरह की दिशा में जाएंगे तो फिर इसे बचाएगा कौन? देखिए, सबको ही इस ऐसे माहौल में रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं मानता हूं कि शब्दों का चुनाव ठीक होना चाहिए। कई बार आप भावनाओं में, भावना ठीक होती है आपकी, शब्द ठीक से नहीं चुनते हो, वो गड़बड़ें संभव हैं। लेकिन कौन उकसा रहा है, कौन शुरू कर रहा है, इस बात पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है इस देश के सारे नागरिकों को, और सब देख रहे हैं, समझदार देश। चलिए, मैं समय कम है, मैं श्याम जी के पास जाऊंगा, आप अपनी बात जल्दी से कह दीजिए। पूछना चाह रही थी, ये कह रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। आप पहले तो इसका जवाब दिए, 26/11 का क्या हुआ था वहां पर, आपने क्या उसका जवाब दिया? 10 सैनिकों के सिर काट के आपको जवाब सुनना है आप। और सुनो, टुकड़े टुकड़े जो गैंग की बात कर रहे हैं कि जो 21 दल है या जो 22 जो दल है, उनमें उनके क्या है, एक दूसरे की विचारधारा कोई मिलती नहीं है, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है। मेरी 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शील जी ध्यान दे, एक ऑब्जेक्शन, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। मैं वही कह रहा था कि जब कांच के मकान में हम बैठे हैं, सामने वाले के पत्थर फेंक रहे हैं, अरे आपके तो गठबंधन में ज्यादा दल हैं, 46 है, आपके गठबंधन में ज्यादा दल है, तो आप ये क्यों कर रहे हो? आपके साथ विचारधारा आगे हो गए, मुझे बताइए, रामविलास पासवान आपकी विचारधारा के कब से हो गए? इसीलिए तो आए ना समझौता, उन्होंने जो समझौता कहते हैं किया है ना, लेकिन आपके तो कहाँ मायावती जी, शील मैडम देखिए, ऐसा शॉर्ट में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। समय कम है, मैं एक बार जाना चाहूंगा। चलिए, आपके सवाल का एक जवाब गया, फिर मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने ये बॉम्बे का मामला उठाया और उसको आप इससे कंपेयर करना चाह रही हैं, क्योंकि आज हम टिप्पणियों पे चल रहे हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बॉम्बे की ये आतंकवादी घटना के बाद आपको याद होगा, एक सेकेंड, भारत के गृह मंत्री को जाना पड़ा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, आपके 5 साल में 70 से जाना पड़ा। जी हाँ, आपके 5 साल में पठानकोट, उरी, पुलवामा बदले होने कैसे दिया आपने? किस टाइप की जीरो टॉलरेंस है ये? मुद्दा नहीं है, मैं टिप्पणियों पे जाना चाहूंगा क्योंकि 2 मिनट का वक्त है। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। देखिए, हर राजनीतिक दल अभी भी इतने ओछेपन के बावजूद भी एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं सुधरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, जब से चुनाव का आगाज हुआ है, आप देखिएगा कि शब्दों के बाणों का जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है, उसको शुचिता के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा आगे,
और चुनाव आयोग को कुछ कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आप सीधे तौर पे कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई करने के नाम पर दो पूर्व मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसके अलावा मायावती जी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो निश्चित रूप से उस पर आने वाले समय में कोई नेता बोलने से कतराएगा, क्योंकि उसको पता है कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है। इसलिए शुचिता बनाए रखने के लिए मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो कि प्रमुखता से कांग्रेस और बीजेपी है या बाकी दल हैं, उनको आगे आकर के शुचिता बनानी चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव में पतन हो रहा है, जिस प्रकार से आपकी भाषा का उपयोग हो रहा है, वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। चाहे महिलाओं के टिप्पणी की बात हो, या नेताओं के बात कहने की बात हो, या देश को नीचे दिखाने की बात हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और होना यही चाहिए। हर बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो, कमीशन का उसमें हस्तक्षेप हो। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल हैं, सत्ता के सिंहासन पे बैठने वाले होते हैं, और उसके बाद 5 साल तक बागडोर उस देश की, प्रदेश की उनके हाथों में होती है। अगर वास्तव में ये एक नई पीढ़ी को, जनता को भरोसा दिलाने की बात है कि हम जिन अल्फाज का प्रयोग कर रहे हैं बहुत ही मर्यादित हैं, सामने वाले के लिए हम बहुत ही दिल में इज्जत रखते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत ही राजनीति की गिरावट का वो पराकाष्ठ है जिसमें अब राजनीतिक दलों को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि देश की सियासत को हम लेके किस दिशा में जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़े उसके बाद ही सुधरे जाएं। लाल बत्ती का मामला हो, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात हो, ये तमाम पहलू और फैसले राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर खुद को लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं लिए गए। आखिर डंडा सुप्रीम कोर्ट का चला, कमीशन को निर्देश दिए गए, जब दो नेताओं के प्रचार पर बैन किया गया है। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि राजनीतिक दलों को खुद को देखना चाहिए, और शीर्ष लीडरशिप के वहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि आज का पहला दिन मैं मेरी ओर से किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि सामने वाले को कोई परेशानी हो या किसी को चर्चा के लिए एक विषय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज खास खबरें बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।